नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पार्ट 3 है ये, क्लास 11th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की किताब के चैप्टर 7 का। कोशिश करूंगा कि मैं इस पार्ट 3 में इस चैप्टर को ख़त्म कर दूं। डेवलपमेंटल प्लानिंग तक हम लोग पहुंचे थे। ठीक है भाई। डेवलपमेंटल प्लानिंग एक बहुत ऑर्गेनाइज प्रकार की प्लानिंग जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमने करने की कोशिश की है। और कैसे कोशिश की है कि भाई कैसे ना कैसे करके अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करो, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करो, लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी दो। फिर ये बोला गया कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे ज़्यादा ज़्यादा वर्कर्स को फॉर्मल सेक्टर में काम करेगा। जैसे ज़्यादा ज़्यादा लोगों को फॉर्मल सेक्टर में काम मिलेगा, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों का नंबर कम होता जाएगा। क्या ऐसा हुआ है? लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं हुआ है, ये हम सब लोग जानते हैं। आज की डेट में डेवलपमेंट भी हुआ है, इकॉनमी भी हमारी वन ऑफ द फास्टेस्ट बढ़ी है पूरी दुनिया में, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की ताकत बढ़ रही है। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोगों से काम कराना और फिर सही समय पे उनको लात मार के साइड कर देना, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का व्यू पॉइंट रहा है। फिर भाई यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को देता है वर्क फोर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। चार्ट 7.4 को देखिए यहाँ पे, फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में मेल फीमेल दोनों दे रखे हैं। यहाँ पे नंबर दे रखा है इन मिलियंस। फॉर्मल सेक्टर में काम, अच्छा 2009 से लेकर 2012 का डाटा है। फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले मेल्स कितने हैं? 24 मिलियन। इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले मेल्स कितने? 310 मिलियन। यानी केवल 2 करोड़ 40 लाख लोग आपका काम कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में, और 31 करोड़ लोग आपका 31 करोड़ मेल्स काम कर रहे हैं आपका इनफॉर्मल सेक्टर में। वहीं पे सिर्फ 60 लाख फीमेल्स काम कर रही हैं फॉर्मल सेक्टर में, और 13 करोड़ से ज़्यादा फीमेल्स काम कर रही हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। आप इस लेडी को देख सकते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारे जो गांव की लेडीज हैं वो बहुत हद तक मदद करती हैं। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्क। इनफैक्ट वो लेडीज जो किसी और के खेत में जाके काम करती हैं डेली वेज पे, उनको भी इनफॉर्मल सेक्टर का ही पार्ट बोला जाता है। फिर हमने सेक्शन 7.2 में ये देखा था कि 2011-12 में 47 करोड़ से ज्यादा ऐसे वर्कर्स थे। ठीक है भाई, एग्जैक्ट नंबर 473 मिलियन। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये 310 प्लस 133 कितना हो गया? 443। और इसमें ये 30 जोड़ दीजिए फॉर्मल वाला, कितना हो गया? 473 मिलियन वर्कर्स। तो ये जो 473 मिलियन वर्कर्स है, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 473 मिलियन वर्कर्स यानी वो लोग जो वर्कर की कैटेगरी में आ रहे थे, उसमें से 30 मिलियन केवल फॉर्मल जॉब में है, बाकी सब के सब इनफॉर्मल सेक्टर में है। आराम से आप परसेंटेज निकाल सकते हो कितना निकल के आएगा यहाँ पे। अगर इस 473 मिलियन को मैं 480 राउंड ऑफ कर दूं, ऊपर 30 रख दूं, 1/16 कर दूं, तो आप कह सकते हो कि लगभग 6% लोग, ओनली 6% लोग हमारे देश के फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। बाकी 94% लोग हमारे देश के इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इन 30 मिलियन लोगों में जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, केवल 6 मिलियन वुमेन है। ये और मतलब केवल 20% या कह लीजिए 21% टू बी प्रिसाइज वुमेन है। बाकी 80% फॉर्मल सेक्टर में लोग मेन है। इनफॉर्मल सेक्टर में मेल है 69%, वुमेन है 31%। तो हालात वैसे तो देखा जाए तो फॉर्मल इनफॉर्मलाइजेशन में ही वैसे बहुत खराब है, और फॉर्मल सेक्टर में भी वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कम है। आगे चालू करते हैं बाई लर्निंग अबाउट इनफॉर्मलाइजेशन इन अहमदाबाद। यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जाम्पल दे रखा है, इस पे हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। आपके लिए एनसीईआरटी की 6 से 12 की जितनी भी इंपॉर्टेंट किताब है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, सब मैंने कवर की हैं। कुछ बाकी हैं, धीरे धीरे करके कवर कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे फॉलो करने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन और मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ, डेली हिंदू एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, जो इंडिविजुअल करंट अफेयर्स के भी लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आगे बात करते हैं। लेट 1970 से देखा जाए तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें इंडिया भी एक थी, इन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर में जो एंटरप्राइजेस काम कर रहे थे और जो वर्कर काम कर रहे थे, इन पे ध्यान देना शुरू कर दिया। क्योंकि इनको पता चल गया था इन देशों को कि एक लिमिट से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर को बढ़ा पाना मुश्किल होगा। तो मैसिव स्केल पे अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो इनफॉर्मल सेक्टर को पुश देना पड़ेगा। लेकिन वर्कर्स और एंटरप्राइजेस जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती, ना ही उनको कोई प्रोटेक्शन या रेगुलेशन मिलता है सरकार से। इन वर्कर्स को बिना किसी कंपनसेशन के कभी भी डिसमिस कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी
जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में प्रयोग की जाती है वो काफ़ी आउटडेट होती है। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में किसी भी प्रकार के अकाउंट्स नहीं होते हैं। शहरों में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग अक्सर कर स्लम्स में रहते हैं, स्क्वाटर्स में रहते हैं, बहुत गंदगी में रहते हैं। तो कुल मिला के इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत हद तक कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लीड ले रखा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्होंने कोशिश की है कि कैसे ना कैसे करके इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी की जाए। ठीक है ना, बहुत सारे लेबर कोड्स भी निकाले गए हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने साइन भी किया है। अब जब इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई है तो भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में कवर कर रखा है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, कन्वेंशन, चैलेंजेस में बना रखा है। इंडिया के साथ क्या पार्टनरशिप है इसकी, ग्लोबल कमीशन ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है, प्लस आईएलओ के कन्वेंशंस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशंस क्या क्या है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कन्वेंशंस कौन कौन से, नॉर्मल लेबर से रिलेटेड कन्वेंशंस कौन कौन से, ये पहली वीडियो में यहाँ पे मैंने कवर करके बताया। ये जो कन्वेंशन 182 ऑफ आईएलओ है ना, इसको तो समझाया ही है, बाकी कन्वेंशन भी समझाए हैं और आईएलओ के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो समय मिले तो ये 2 वीडियोस देख लीजिए। अब चूंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सामने आया था तो मैंने रेफरेंस में ये भी आपको बता दिया। चूंकि एनसीईआरटीज में बहुत हॉलिस्टिकली कवर कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके भी मैं रेफरेंसेस आपको देना चाहूँगा। आपको मन हो तो आप बिल्कुल पढ़िए, आपको उससे फ़ायदा ही होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनफॉर्मल सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स चलाए हैं, एंटरप्राइजेस खोले हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना इतना आसान नहीं, खासकर एक ऐसे समय में जब हम चाइना की सप्लाई चेन्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना की सप्लाई चेन्स को तोड़ने के चक्कर में हम बहुत सारी कंपनीज को अपने देश में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप फॉरेन कंपनीज को अपने देश में बुला के काम करवाने की कोशिश करोगे तो भाई वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं, और जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो भाई किसी ना किसी का तो शोषण होगा। तो शोषण किनका होगा, इस प्रकार के लोगों का होगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्टोरी। ये स्टोरी है अहमदाबाद की। अहमदाबाद एक समय पे बहुत प्रॉस्परस सिटी हुआ करती थी। जब देश का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था ना, हमारे वेस्टर्न एज में मुंबई, गुजरात का शहर अहमदाबाद, इन सब का डेवलपमेंट सबसे पहले होना शुरू किया था। एक समय पे अहमदाबाद में 60 टेक्सटाइल मिल चलती थी जो कि 1.5 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉय करती थी। और कहीं ना कहीं ये वर्कर्स जब इन मिल्स में काम करते थे, इनके पास इनकम सिक्योरिटी होती थी, सिक्योर जॉब होती थी, समय पर तनख्वाह मिलती थी, कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बेनिफिट मिलते थे जो इनकी हेल्थ, एज, ओल्ड में इनकी मदद करते थे, इनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते थे। कुल मिला के इनके हालात ठीक ठाक थे। प्लस इन मिल्स में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, इनकी लेबर यूनियन स्ट्रांग थी। वो लेबर यूनियन इन वर्कर्स को इंपॉर्टेंट चीज़ों में रिप्रेजेंट करती थी। ये लेबर इनके लिए, इनकी फैमिलीज के लिए वेलफेयर के प्रोग्राम चलाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी। प्रॉब्लम कब शुरू हुई, 1980s में। 1980s में पूरे देश में टेक्सटाइल मिल चलना बंद हो गई, कहीं ना कहीं बंद होने लगी। उसके बतेरे रीजंस थे। मुंबई में मिल्स बहुत तेजी में बंद हुई, अहमदाबाद में मिल्स तेजी से बंद नहीं हो पाई। अहमदाबाद में मिल्स बंद होने का ये जो प्रोसीजर है वो 10 साल चला, और इन 10 साल के प्रोसीजर में पहले जो 80,000 परमानेंट वर्कर्स थे इनकी नौकरियां चली गई, 50,000 नॉन परमानेंट वर्कर्स की नौकरियां चली गई, और ये सब पहुंच गए इनफॉर्मल सेक्टर में। जो लोग आराम से घर में बैठे थे, जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करते थे, वो एकदम से अनसेफ हो गए, अनसिक्योर हो गए। शहर में एक इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, पब्लिक डिस्टर्बेंसेस होने लगे, कम्युनल राइट्स फैलने लगे। ठीक है भाई, और ये लोग जो एक समय मिडिल क्लास में आते थे, ये इनफॉर्मल सेक्टर में पहुंच गए, बिल्कुल ही गरीबी में पहुंच गए, एक्सट्रीमली पुअर वाली इनकी कैटेगरी आ गई, जिसके चलते आदमी शराब पीने लगे, घर में बीवी बच्चों को मारने लगे, सुसाइड बढ़ गया। बच्चे पहले जो स्कूल जाते थे वो स्कूल जाना बंद हो गया, तो चाय की टपरी पे काम कर रहे हैं, इधर उधर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। इस प्रकार की बहुत सी परेशानियां यहाँ पे शुरू हो गई। अब आते हैं किस पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। फिर भाई अनएम्प्लॉयमेंट की देखिए, अब तक हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात कर रहे हैं, ज़्यादातर बात अनएम्प्लॉयमेंट की हुई है। अक्सर कर आपको दिख जाएंगे लोग नौकरियां ढूंढते हुए। कुछ लोग नौकरियां दोस्तों के थ्रू मांगते हैं, रिलेटिव्स के थ्रू मांगते हैं। सिटीज़ में जैसा कि मैंने बताया, दिहाड़ी मजदूर, कहीं ना कहीं आपके घर के पास ऐसी जगह होगी जहाँ पे भीड़ में जाके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे लोग अपने घर में काम करने के लिए लोगों को दिन की दिहाड़ियों पे लेके जाते हैं। कुछ लोग फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, कुछ लोग ऑफिस में जाके काम कर लेते हैं, कुछ लोग मॉडर्न टाइप के आप कह सकते हैं नौकर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटेक किया, बीटेक करने के बाद उन्होंने अपना रिज्यूम फॉरवर्ड किया। ठीक है, कल के डेट में मान लो आप IAS IPS बन गए,
तो आप सरकारी नौकर हो जाओगे, रहोगे तो पब्लिक सर्वेंट। तो आप रिज्यूम फॉरवर्ड कर रहे हो प्राइवेट कंपनी में, वहाँ पे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप टीसीएस की 2.5 लाख के पैकेज की नौकरी करो, या फिर रिलायंस के 10 लाख के पैकेज की नौकरी करो, या जेपी मॉर्गन की 1 करोड़ की नौकरी करो, या आईएएस बन जाओ, आप कहीं ना कहीं सर्वेंट ही हो, क्योंकि यू आर डूइंग अ जॉब। आप नौकरी कर रहे हो तो आप नौकर हो। किसके नौकर हो वो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर। तो आईएएस बन जाते हो तो सरकार के नौकर हो, मतलब लिटरली आप देश के लोगों के नौकर हो। ठीक है भाई। कुछ लोग क्या होता है कि भाई घर पे रहते हैं, जब कोई काम नहीं है तो घर पे बैठे हैं, जब घर पे बैठे हैं कोई काम नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चले गए, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लिया। तो भाई जब भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कोई वैकेंसी आएगी, इन लोग का मैसेज और ईमेल आ जाएगा। ठीक है भाई। एनएसएसओ ने अनएम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से डिफाइन किया है? एनएसएसओ क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ का कहना है it defines employment as a situation in which all those who owing to lack of work are not working but either seek work through employment exchanges, intermediaries, friends or relatives, or by making applications to prospective employers, or express their willingness or availability of work under the prevailing condition of work and remunerations। मतलब कि एनएसएसओ क्या बोल रहा है कि भाई जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो काम ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बोल रहे हैं, फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, रिलेटिव्स को बोल रहे हैं, तो आप काम नहीं कर रहे हो, बट आपको अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में तब इंक्लूड किया जाएगा जब आप काम ढूंढ रहे हो। समझ गए? आपको काम नहीं मिल रहा है, आप घर पे बैठे हो, काम नहीं ढूंढ रहे हो, तो आप अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आओगे। आप काम के लिए स्ट्राइव कर रहे हो तो आप अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आओगे। अब एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, यानी यह हम कैसे जानेंगे कि एक पर्सन नौकरी ढूंढ रहा है अगर वो नौकरी नहीं कर रहा है तो भाई देखिए, वो नौकरी के लिए इधर उधर अप्लाई करेगा। ठीक है भाई। फ्रेंड्स से बोलेगा, अपने रिज्यूम को naukri.com पे फॉरवर्ड करेगा। तो ये जो naukri.com और आप कह सकते हो इस प्रकार के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है shine.com, यहाँ से भी सरकार पता कर लेती है कि भाई कितने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। सरकार के पास अपने मैकेनिज्म है एनएसएसओ टाइप के। फिर इकोनॉमिक्स डिफाइन कैसे करते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन को? एक पर्सन जो आधे दिन में 1 घंटे का काम भी ना ढूंढ पाए, यानी पूरे दिन में 2 घंटे का काम भी ना ढूंढ पाए, उसको भी आप अनएम्प्लॉयड बोलते हो। अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बहुत सी डेफिनेशन निकल के आती हैं। 3 सोर्सेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा के। पहला सोर्स क्या है? पहला सोर्स है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तीसरा एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से सरकार ये पता करने की कोशिश करती है कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरियां ढूंढ रहे हैं अलग अलग तरीके से। वो नौकरियां कहाँ से ढूंढेंगे, उनके इंफॉर्मेशन ये ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठा करती हैं, या ये एक्सचेंजेस या ये इंस्टीट्यूशंस इकट्ठा करते हैं। अब इतने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट के एस्टिमेट्स भी थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के एस्टिमेट्स किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट फैला है, इसका एक बेसिक एट्रीब्यूट, एक बेसिक एसेंस, एक बेसिक पैटर्न तो हमको पता चल ही सकता है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी इकोनॉमी में। ओके, देखिए पहले प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट था, जहां पे लोग पागल हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर एक फोटो बनी है। इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैजुअल जॉब्स के लिए अनएम्प्लॉयड मिल वर्कर्स बाहर खड़े हैं। पहले मिल में जॉब करते थे, अब मिल में जॉब बंद हो गई, अब मिल में जॉब नहीं मिल रही तो कहाँ जाए, तो भाई बाहर खड़े हैं कैजुअल वर्कर्स की तरह, दिहाड़ी मजदूर की तरह कुछ भी काम मिल जाए। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हो आप? इस सिचुएशन को बोलते हो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आप ढूंढ रहे हैं बट आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, आपने बीटेक पूरी कर ली, कंपनी का प्लेसमेंट नहीं हुआ कॉलेज से, तो भाई naukri.com, shine.com, कैट अप्लाई कर रहे हो, नौकरियां ढूंढ रहे हो। अच्छा, सिर्फ कैट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी नहीं ढूंढ रहे हो तो अनएम्प्लॉयड नहीं माने जाओगे, ये भी याद रखना। ठीक है भाई। फिर एक चीज होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या चीज है? ये चीज ये है कि एक काम को करने के लिए दो लोगों की जरूरत है, बट उस काम को 5 लोग कर रहे हैं। जिस काम को करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है उसको 5 लोग करेंगे, तो 3 लोग फालतू काम कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल 5 लोग काम कर रहे हैं, पूरी एफिशिएंसी से नहीं कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक फार्मर के पास 4 एकड़ का लैंड है और उस पर काम करने के लिए केवल 2 वर्कर्स की जरूरत है, लेकिन वो खुद भी इस पे काम कर रहा है और अपनी पूरी फैमिली को इस पे काम करवा रहा है, तो उसके बच्चे 5 वर्कर्स सब मिलकर उस पे काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इतने लोगों की काम करने की जरूरत ही नहीं है। और एक
स्टडी जो 1950s में कंडक्ट हुई थी, उसने ये बोला था कि भाई 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इन इंडिया डिसगाइस्डली एम्प्लॉयड। यानी 1950s की एक स्टडी बोलती है कि 33% लोग जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं दे आर डिसगाइस्ड एम्प्लॉयमेंट, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि अब ये डाटा बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी तरीके से बदल गया होगा, लेटेस्ट है नहीं, कभी किसी एडिटोरियल में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, फिर हमने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग गांव के इलाके को छोड़ के अर्बन इलाके में चले जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे कुछ समय तक रुके रहते हैं, लेकिन जैसे रेनी सीजन आता है अपने घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में उनको अर्बन इलाकों में भी काम नहीं मिलता। मैंने आपको बताया अर्बन इलाकों में दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, बट रेनी सीजन में दिहाड़ी मजदूर वाला काम मिलना बंद हो गया, बिल्डिंग्स की जो कंस्ट्रक्शन थी वो रुक गई, तो उसके चलते क्या हुआ कि लोग वापस आ गए, चूंकि वहाँ पे काम मिला ही नहीं। एग्रीकल्चर का काम भी सीजनल है, तो भाई क्यों ये लोग रेनी सीजन में गांव में वापस आ गए? रेनी सीजन में गांव में वापस इसलिए आ गए क्योंकि रेन आने से पहले भाई सोइंग होती है क्रॉप्स की, तो काम मिल जाता है। जब रेनी सीजन खत्म हो गया तो गांव में कोई काम ही नहीं है, तो शहर चले गए, तो शहर में बिल्डिंग में दिहाड़ी मजदूर तरह काम करेंगे तो कुछ मिलेगा। तो लगातार लोग ऑन द मूव रहते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कहीं से भी काम करने को मिल जाए तो वो इधर उधर भागते रहते हैं। क्या करें भाई, मजबूरी है। फार्म्स पे पूरे साल जॉब है नहीं और अर्बन एरिया में पूरे साल जॉब नहीं है, तो यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एक पर्सन जो कि एग्रीकल्चर में नौकरी नहीं पा रहा है गांव में, बट शहर जा रहा है नौकरी के लिए, ठीक है भाई, या फिर उसने गांव में नौकरी करने की कोशिश की, एग्रीकल्चर सीजन के समय पे नौकरी मिली, बाकी पूरे साल नहीं मिली, तो कुछ सीजन के लिए वो एम्प्लॉयड रहा, बाकी सीजन के लिए अनएम्प्लॉयड हो गया। शहर में गया, शहर में रेनी सीजन के दौरान नौकरी नहीं मिली, गांव वापस आ गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा बहुत कम होता है कि भाई एग्रीकल्चर में काम मिल गया आपको रेनी सीजन में और बाकी समय आपने शहर में काम कर लिया। इतनी परफेक्ट सेटिंग किसी भी गरीब आदमी की नहीं बन पाती। इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को आप कहते हो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर अगर आप बात करो तो भाई हमने कहीं ना कहीं स्लो ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखी है। ओके, हैव यू एवर सीन पीपल बीइंग अनएम्प्लॉयमेंट ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम? भाई अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है, तो अगर आपके पास अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास पैसा नहीं जेब में, तो आप खाना नहीं खा पाओगे। कभी कभी आदमी इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो पागलों की तरह हाथ पांव मारने लगता है, और जब आप पागलों की तरह हाथ पांव मारोगे तो आपको देखिए कुछ तो मिलेगा ही। हमारे देश में स्कॉलर्स का ये बोलना है कि लोग कभी कभी इतने ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम हो या छोटा सा 50 रुपए का पूरा लकड़ी के गट्ठर ट्रक में चलाने का काम हो, फिर कहते हैं ना कि स्टॉल पे लगी हुई पूरी सब्जी की एक प्लेट ही जन्नत की तरह लगती है। कुछ इस प्रकार की हालत जब लोगों की आ जाती है, वो किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा काम जो आपके मेरे जैसे लोग कभी सोचेंगे भी नहीं, ऐसा काम जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है, ऐसा काम जो कि बहुत अनक्लीन अनहेल्दी सराउंडिंग्स का हो सकता है। तो पटाखों की फैक्ट्री में पटाखे बनाना, गटर में घुस के लैट्रिन साफ करना, ये सब काम भी लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे हैं ही नहीं, कुछ तो करना ही है। तो भाई इन लोगों को बचाने के लिए केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, ताकि इन लोगों को जैसे तैसे करके नौकरियां मिल पाए, कुछ भी इनको एम्प्लॉयमेंट मिले, भले ही लो इनकम का मिले। वैसे तो सरकार का टारगेट रहता है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट इनको दे रहा हो कम से कम डिसेंट लिविंग हो, बट इनको डिसेंट लिविंग ना भी मिले, लो इनकम मिले, इनकी पहली प्रायोरिटी रहती है कि खाना मिल जाए, शाम का सुबह का खाना मिल जाए। दिन में 2 टाइम खाना खा लें, बड़ी बात है भाई, कुछ लोगों को तो 2 टाइम खाना नहीं मिलता और हम लोग दूध पीने में मुंह बनाते हैं। यही है भाई, क्या कर सकते हैं। फिर आगे बात की जाए गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। अब बात करते हैं कि सरकार एक्चुअली में प्रोएक्टिवली क्या कर रही है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 सुना होगा आपने। तो जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उसमें जो लोग हैं वो डिमांड बेस पे दिन में 100 दिन, साल में 100 दिन का काम ले सकते हैं। ये 100 दिन के काम में उनको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को मिलेगा और उसके उनको जगह के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। इस प्रकार की स्कीम्स ने गांव के इलाकों में चीजों को थोड़ा अच्छा कर दिया है। एटलीस्ट गांव के इलाके में लोगों को अब नौकरियां मिल जाती हैं, उन नौकरियों के चलते कम से कम उनको 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक की बात कर लीजिए तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स ने नौकरियों को क्रिएट करने में, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। और ये अपॉर्चुनिटीज 2 प्रकार से क्रिएट की गई हैं। एक तो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज है, एक इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज है। डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज में हमने देखा
कि भाई सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकालती है। तो एसएससी का एग्जाम निकलता है, यूपीएससी का एग्जाम निकलता है। आप एग्जाम क्वालिफाई करो, सरकारी नौकर बन जाओ, आपको प्रॉपर तनख्वाह मिलेगी। जो भी थोड़े बहुत सरकारी बेनिफिट्स होते हैं आपकी ग्रेड पे के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से, वो आपको मिलेंगे। ठीक है। फिर सरकार कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज, होटल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज चलाती है। तो बीएचईएल सरकार की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकार की है। यहाँ पे भी आप नौकरी ले सकते हो, इनके एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो ये एक तरीका हो गया जिससे सरकार कहीं ना कहीं लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करती है। हालांकि आपको नौकरियां क्वालिफाई करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि उठ के गए और बोला नौकरी दे दो, नौकरी मिल गई। तो ये एक तरीका है जिससे एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली मिला वर्कर्स को। ठीक है भाई। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हेन द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस इंक्रीजेस, देन private enterprises will receive raw materials from government enterprises which will raise their output and hence increase the number of employment opportunities in economy। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई जैसे जैसे सरकारी काम बढ़ेगा वैसे वैसे सरकारी काम से रॉ मटेरियल्स पैदा होंगे और फिर ये रॉ मटेरियल्स पहुंचेंगे किसके पास, उन इंडस्ट्रीज के पास जिनको रॉ मटेरियल्स जरूरत है। तो जब रॉ मटेरियल्स बढ़ेंगे तो आगे की इंडस्ट्रीज और पैदा होंगी। इसको कुछ इस प्रकार से समझिए, कोयले का खनन मान लीजिए। अभी कोयले का खनन ज्यादातर सरकारी कोयलों की खदानों से होता है। जितना ज्यादा कोयलों का खदान होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उतना ज्यादा स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्शन, इस प्रकार की एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। और इलेक्ट्रिसिटी, स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्शन अगर प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां क्रिएट होंगी। ये कह सकते हो कि एक इनडायरेक्ट तरीका है जिससे सरकार नौकरियां क्रिएट करती है। ठीक है भाई। उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि मान लीजिए गवर्नमेंट ओन्ड स्टील कंपनी अपना आउटपुट बढ़ा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस कंपनी में तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस स्टील को जिन जगहों पे, जिन कंपनीज में इस्तेमाल किया जा रहा है उन प्राइवेट कंपनीज में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है भाई। तो जो प्राइवेट कंपनी स्टील को खरीद रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे तो अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे। तो इसको बोला गया है इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसलिए भी सरकार से बोला जाता है कि सरकार को कहीं ना कहीं और इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव चलाए जाने चाहिए। हालांकि अब एक बहुत बड़ा सेक्शन ये भी बोल रहा है कि सरकार को नॉन एसेंशियल इंडस्ट्री से बाहर निकलना चाहिए, केवल एसेंशियल इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर हमने चैप्टर 4 में देखा कि भैया बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, जिनका टारगेट क्या होता है, पॉवर्टी को खत्म करना। और वो पॉवर्टी कैसे खत्म किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी बहुत सारे चलाए जाते हैं। ये जो प्रोग्राम होते हैं ये केवल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो प्राइमरी हेल्थ की सुविधा भी देते हैं, प्राइमरी एजुकेशन की भी सुविधा देते हैं, रूरल ड्रिंकिंग वाटर भी देते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं, असिस्टेंट देते हैं लोगों को ताकि लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एसेट्स को खरीद पाएं, डेवलप करते हैं कम्युनिटी एसेट्स को, नाना प्रकार की चीजें हैं। हाउसिंग और सैनिटेशन का कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए आप कह सकते हो कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो अगर आप अपना घर बनाते हो तो 2.5 लाख तक रुपए के आप कह सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2.5 लाख रुपए तक आप सरकार से क्लेम कर सकते हो। रूरल रोड्स बनवाना, वेस्ट लैंड को डेवलप करना, डिग्रेडेड लैंड्स को डेवलप करना, इस प्रकार के प्रोग्राम्स को चला के सरकार कैसे न कैसे करके इकोनॉमी में इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करती है। समझ गए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाना प्रकार के एवेन्यूज है जिससे सरकार एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की कोशिश कर रही है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा कि भैया जो स्ट्रक्चर है वर्कफोर्स का इंडिया में वो बहुत जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हो रीओरिएंट हुआ है। जैसा आजादी के समय पे हमारा वर्कफोर्स का स्ट्रक्चर था उससे काफी अलग हो चुका है। अलग अलग प्रकार की जॉब्स इमर्ज हो रही है। सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर में हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवली तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसमें बहुत सारी एफिशिएंट स्मॉल स्केल और इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस भी खुल रही हैं, मल्टीनेशनल्स भी हैं। यहाँ पे आउटसोर्सिंग हो रही है वर्क की। आउटसोर्सिंग क्या होती है, एक ऐसा काम जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहती तो किसी और को दे दे। तो मान लीजिए मेरे लिए आउटसोर्सिंग क्या होगी, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मेरे लिए आउटसोर्सिंग क्या होगी, तो भाई मेरे चैनल पे जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उसके थंबनेल बनाना। मैं खुद थंबनेल बनाता हूँ, लेकिन मैं किसी तीसरे पर्सन को दे दूँ कि भाई तुम मेरे थंबनेल बना दो, मैंने ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो में कंटेंट है तो एक अच्छा थंबनेल बना के दो। तो दिस इज आउटसोर्सिंग ऑफर। तो इस प्रकार की आउटसोर्सिंग होती है, डोमेस्टिकली भी होती है, इंटरनेशनल भी होती है। ठीक है। तो एक स्टील प्लांट छोटे छोटे इनगोट्स बनाने का ऑर्डर किसी दूसरे छोटे स्टील प्रोड्यूसर को दे सकता है या फिर इंडस्ट्री को दे सकता है। फिर अगर आप बात करो तो एक बड़ा फर्म अपने आप को प्रॉफिटेबल करने के लिए अपने बहुत सारे काम को बाहर आउटसोर्स कर सकता है। बहुत सारे फर्म्स अपने लीगल काम को, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काम को आउटसोर्स कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस सेक्शंस को आउटसोर्स कर सकते हैं। ओके।
तो छोटी छोटी पीस मिल जॉब्स को बाहर आउटसोर्स किया जा सकता है। जैसे कि ब्रिटेन की बड़े बड़ी टेलीकॉम कंपनीज अपने कॉल सेंटर्स को इंडिया में चलाते हैं, तो दिस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। ठीक है भाई, तो क्या बोला जा रहा है, द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द मॉडर्न फैक्ट्री और ऑफिस एज द रिजल्ट हैज बीन अल्टरिंग सच अ मैनर फॉर दैट मेनी द होम इज बिकमिंग द वर्क प्लेस। तो हो क्या रहा है, सर्विस सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते अगर आप आउटसोर्सिंग कर पा रहे हो कि एक देश का काम दूसरे देश में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से बहुत सारे काम अब ऐसे आ सकते हैं, आ चुके हैं कि लोग घर में बैठ के भी कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज बेसिकली आउटसोर्सिंग। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करने वाले लोग कोरोना के पैंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये चीजें इंडिविजुअल वर्कर के फेवर में ही गई हैं। इस प्रकार का नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, उस इंसान को अपनी खुद की फ्रीडम भी मिलेगी। ओके, और साथ साथ इस प्रकार के काम में सोशल सिक्योरिटी मेजर्स तो इन्वॉल्व है ही। पिछले कुछ डेकेड्स में हमने देखा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं बढ़ी है। तो सरकार के ऊपर नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, खासकर रूरल इलाकों में बढ़े। लेकिन ईजियर सेड देन डन, इस चीज को करना बहुत मुश्किल है। देखते हैं सरकार आगे क्या करती है, आगे आने वाले 10, 15, 20 सालों में और क्या हमको अचीवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है भाई, पिछले 10-15 सालों के रिस्पेक्ट में अब तो थोड़ा ज्यादा काम हो रहा है, बट वो काम कितना इंपॉर्टेंट है ये आगे पता चलेगा। ये रिकैप दे रखा है इस चैप्टर का, बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ाया है, एक एक लाइन ही डिस्कस की है, तो क्या ही रिकैप मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियोस को शेयर करिएगा। एनसीईआरटी की वीडियोस लोग नहीं देख रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी की वीडियोस ज्यादा अच्छी हैं।